बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर को हम की पॉइंट्स में समझेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है। डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड में दो चीजें होती हैं, एक आपके पास नंबर होता है और एक आपके पास यूनिट होती है। फर्ज करें अगर मैं यहां पे लिखूं 2 और यहां पे लिखूं कीजी, तो 2 नंबर है, कीजी यूनिट है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? मैग्नीट्यूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैग्नीट्यूड। स्केलर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। स्पीड, करंट, लेंथ, स्पीड, करंट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम, एटसेट्रा। ये सारे आपके पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। कौन सी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है। दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, अब आपके पास है वेक्टर्स। वेक्टर का एक तो मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा डायरेक्शन होगा, तीसरा ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। अगर किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है, तो इट मीन्स कि ये आपके पास स्केलर स्केलर है, मतलब वेक्टर नहीं है। वेक्टर की जो मिसालें हैं उसमें फोर्स है, उसमें एक्सेलरेशन है, उसमें वेलोसिटी है, उसमें मोमेंटम है, उसमें टॉर्क है, उसमें डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारी और भी क्वांटिटीज इसमें हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेक्टर है, ठीक है, उसमें मैंने कहा है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब याद रखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है, जिसकी डायरेक्शन भी है, लेकिन नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है। इस वजह से करंट जो है वो आपके पास स्केलर है, वेक्टर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है। एक हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली और एक हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, एक हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें फिर 2 तरह के रिप्रेजेंटेशन है। एक आपके पास है बोल्ड फेस लेटर और एक आपके पास है एरोहेड। एरोहेड देखिए, अब आप यहां पे मोमेंटम लिख रहे हैं ना, मोमेंटम, तो मोमेंटम पी के ऊपर आप ये लिखोगे, एक्सेलरेशन के ऊपर आप ये लिखते हैं,
फोर्स के ऊपर आप ये लिखते हैं, टार्क के ऊपर आप ये लिखते हैं, वेलोसिटी के ऊपर आप ये लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आप ये लिखते हैं, तो ये आपके पास इसकी कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? सिंबॉलिक। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें आप क्या करते हैं, ये आपके पास y है, ये आपके पास x है, और ये इनके दरमियान एक लाइन है। ग्राफिकली हम वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से लेकर a तक ये जो लाइन है ये इसका हेड है, हेड इसकी डायरेक्शन देगा, और 0 से लेकर a तक लेंथ जो है, लेंथ ये इसकी मैग्नीट्यूड देगा। क्या देगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर गिव्स अस मैग्नीट्यूड, और इसके अलावा ये हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। कोई इसमें मसला है तो अभी पूछें। नो सर। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये एक, आप ये कंसिडर कर लें कि ये आपके पास एक सिस्टम है जिसका काम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन हम इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें अगर इस तरह है x प्राइम, y प्राइम, तो ये आपके पास कार्टेशियन है। क्या है? कार्टेशियन। अगर इस तरह है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये जियोग्राफिकल है। क्या है? जियोग्राफिकल। ठीक है, वेक्टर जो है अगर उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है एक्स वाई में, तो ये आपके पास प्लेन है, प्लेन 2 डायमेंशनल होता है। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है एक्स वाई जेड, तो ये आपके पास स्पेस है, और स्पेस आपके पास 3 डायमेंशनल है। अब अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि आपके पास ये एक्स वाई है, ये एक्स है, इनके दरमियान आप ये एंगल ले रहे हो, दो एंगल्स है, एक आपके पास है आउटर एंगल, एक आपके पास है इनर एंगल। ये वाली एंगल आपके पास इफेक्टिव है। ठीक है, हम अक्सर इसको लेते हैं। इनर एंगल आपके पास इफेक्टिव है और हम इसको अक्सर लेते हैं। याद रखिए, एंगल जो है वो हमें डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें। इनर एंगल जो है उसका थीटा ग्रेटर होगा किससे? 0 से, और लेस होगा किससे? 180 से। ठीक है, ये मैं सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स भी साथ में समझा रहा हूं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के बुनियादी तौर पर आपके पास जो यहाँ पे लिखे गए हैं वो मतलब दो तरह के, बहुत सारे हैं, मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन जो इधर स्टार्ट में लिखे हैं वो आपके पास दो हैं। एक आपके पास है ज्योमेट्रिक वेक्टर्स, और एक आपके पास है अलजेब्रिक वेक्टर्स।
अगर वेक्टर इस तरह पड़ा है, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं है, ठीक है, इस तरीके से पड़ा है कि वो किसी भी कोऑर्डिनेट के साथ एसोसिएट नहीं है, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक है। अलजेब्रिक वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो कोऑर्डिनेट्स के साथ एसोसिएट है। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन, इसमें यहाँ पे एक वेक्टर पड़ा है, तो ये आपके पास अलजेब्रिक है। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा आपके पास 0 है तो ये पैरेलल है। अगर दो वेक्टर्स आपस में इस तरीके से हैं, उनके दरमियान एंगल आपके पास 180 आ रही है, तो ये एंटी पैरेलल है। अगर दो वेक्टर्स जो है वो इस तरीके से पड़े हैं कि उनके दरमियान एंगल 90 आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स एक ही लाइन में आपके पास लग रहे हैं, उसका अगर हम फोर्स ले लें तो ये आपके पास कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर। दो वेक्टर्स जो एक ही लाइन में पड़े होंगे, चाहे वो सेम हो या अपोजिट हो, ये आपके पास कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। व्हाट इज यूनिट वेक्टर्स? यूनिट वेक्टर्स आपके पास किस तरह के वेक्टर्स हैं? ऐसे वेक्टर्स जो हमें डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1। ऐसे वेक्टर्स जो हमें डायरेक्शन देते हैं और इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इनको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। जिसके ऊपर ये स्मॉल के जो है नजर आ जाए तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर एसोसिएट होता है, वाई के साथ जे यूनिट वेक्टर, जेड के साथ के यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर आपके पास एक एरिया है, एक एरिया है, और उसके, ये मेरा बोर्ड है, ये पेन मैं इस तरह ले रहा हूं कि आपको ये डायरेक्शन शो कर ले, तो ये आपके पास ए यूनिट वेक्टर है या एन यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा आपके पास सीडो वेक्टर्स भी हैं, ठीक है। सीडो वेक्टर्स, ये आपके पास कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करती है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेक्टर्स होता है वो आपके पास सीडो होता है। जैसे आपके पास मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं, देखिए ये आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पे कोई मास अटैच है, वो इस तरीके से आगे जा रहा है ओमेगा, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन, देखिए मेरे हाथ को देखें, इस तरीके से घूम रही है। मेरी उंगली जो है ये आपको जो वेक्टर देगी ये रोटेशनल में देगी, ये आपके पास फिर सीडो वेक्टर होगा। ये सीडो का मतलब ये है कि ये आपके पास एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। दिस इज नॉट इन एक्चुअल, ठीक है। दिस इज नॉट इन एक्चुअल, ये एक्चुअल में नहीं है, ये सीडो है। वेक्टर्स जो है अगर वो पैरेलल है तो आप सिंपली ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, दिस इज f1, दिस इज f2। रिजल्टेंट निकालना है तो r इज इक्वल टू f1 प्लस f2।
अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो R इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ये आपके पास एक वेक्टर है, ये आपके पास दूसरा वेक्टर है। ठीक है, अगर वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर है ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दिस इज F1, दिस इज F2। ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो आपस में इस तरीके से हैं, या आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, इस तरह। तो ये आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट। इसके लिए फार्मूला ये है, इसके लिए फार्मूला ये है, इसके लिए फार्मूला होगा R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर दी रूट। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि ना तो वेक्टर्स पैरेलल है, ना वेक्टर आपके पास एंटी पैरेलल है, ना वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर है, तो फिर आप दो रूल्स इस्तेमाल करोगे। एक आप इस्तेमाल करोगे हेड टू टेल रूल, ठीक है। एक आप इस्तेमाल करोगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ठीक है। अब इसमें जो हेड टू टेल रूल है उसको मैं पहले डिस्कस करता हूं, फिर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे आते हैं। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल जो है उसमें कुछ चीजें हैं। पहली बात, ये आपके पास ग्राफिकल मेथड है। कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड। ये लेस एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट। ये ग्राफिकल है, लेस एक्यूरेट है, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है, ठीक है, इजी है, इसको हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास ये वेक्टर ए है, ये जो एरो है ये हेड है, ये टेल है, दूसरा वेक्टर बी है, हम दो वेक्टर्स है ना, हम इसको हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर रहे हैं। तो पहले वेक्टर का जो हेड है उसको दूसरे वेक्टर के टेल के साथ क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो इनसे रिजल्टेंट आएगा, लास्ट वेक्टर जो है, जो रिजल्टेंट है, उनको हम फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और लास्ट वेक्टर की हेड के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अगर आपको वो कहें कि हमें रिजल्टेंट जो है वो 0 चाहिए, नल वेक्टर चाहिए, तो आप क्या करोगे, मिनिमम इक्वल में दो एमसीक्यूज आते हैं। एक आते हैं कि मिनिमम इक्वल मैग्नीट्यूड के, मिनिमम इक्वल मैग्नीट्यूड के हाउ मेनी वेक्टर्स रिक्वायर्ड, कितने वेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। तो याद रखिए दो रिक्वायर्ड हैं। कितने रिक्वायर्ड हैं, दो। अगर एक वेक्टर ये है F1, दूसरा वेक्टर ये है F2, तो R इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ये F1 है, ये F2 है, तो R इज इक्वल टू 0। ये आपके पास नल वेक्टर है, ठीक है। ये आपके पास कौन सा वेक्टर है, नल वेक्टर है। देखें दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर F1 है, एक वेक्टर आपके पास F2 है। अगर दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। फिर इसके बाद, ये तो मैंने मिनिमम की बात की।
और फिर मैंने यहाँ पे बात की इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए कि मिनिमम अनइक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। देखिए अनइक्वल मैग्नीट्यूड के अगर आपसे पूछें कि हमें जीरो रिजल्टेंट चाहिए और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स भी हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि कितने रिक्वायर्ड हैं। फिर 3 रिक्वायर्ड हैं। किस तरह? ये ए ले लें, ये बी ले लें, ये सी ले लें। इनका आर आपके पास क्या आ रहा है? 0। ये आप ये ए ले लें, ये बी ले लें और ये सी ले लें। इन दोनों को फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर, ये 2 मीटर और इनको आप सीधा 4 मीटर ले लें। 2 और 2 को ऐड करें, 4 को यहाँ पे कर लें, तो 3 वेक्टर्स आपके पास अनइक्वल मैग्नीट्यूड के रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब आपके पास जो दूसरा मेथड है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड जो है ये मोर मैथमेटिकल न्यूमेरिकल मेथड है। लेस इंफॉर्मेशन इसमें कम है, मोर एक्यूरेट ज्यादा है। ठीक है। मोर न्यूमेरिकल, लेस इंफॉर्मेटिव, मोर एक्यूरेट। अच्छा, अब अगर आपको, अभी मैंने आपको कहा कि हेड टू टेल रूल में हम क्या करते हैं। देखिए हेड टू टेल रूल में हमारा मेन मकसद क्या था कि हम जॉइनिंग करते थे, जॉइनिंग ऑफ वेक्टर्स, और क्या निकालते थे? रिजल्टेंट। वेक्टर्स को जॉइन करते थे और उनसे क्या निकालते थे? रिजल्टेंट। अब इसका एक अपोजिट मेथड है जिसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये इसका अपोजिट मेथड है। इसमें क्या होता है? देखिए इसमें आपके पास ये y है, ये x है, इसके दरमियान ये आपके पास रिजल्टेंट है। क्या है? रिजल्टेंट। ठीक है। इसमें हम रिजल्टेंट निकालते थे, इसमें हमें ऑलरेडी रिजल्टेंट गिवन होता है। हम रिजल्टेंट का क्या निकालते हैं? इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं। देखिए ये r है, ये x है, ये y है। अब हम क्या करेंगे? इस r के कंपोनेंट्स निकालेंगे। इसका x कंपोनेंट कौन सा है, y कंपोनेंट कौन सा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, ये एक परपेंडिकुलर है, तो ये y के पैरेलल है, तो ये हो जाएगा ry। ये आपके पास x के साथ है, तो ये आपके पास rx, ये आपके पास क्या बन जाएगा? थीटा। अब अगर आप इस एंगल को देखें, ये आपके पास है ry, ये आपके पास है rx, ये आपके पास है r, ये आपके पास थीटा। थीटा के सामने वाली साइड जो आपके पास 90 बनाती है, दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जो आपके पास बाकी है वो आपके पास बेस। अब अगर यहां से हम x कंपोनेंट निकालें तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल हम cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू के कर्ली ब्लैक हेयर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल टू के बेस कौन सा है और x हाइपोटेन्यूज कौन सा है, r को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो rx इज इक्वल टू के r cos ऑफ थीटा। इसके बाद आपके पास है y कंपोनेंट। ठीक है।
वाई कंपोनेंट को हम किस तरह निकालेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर है, सम पीपल हैव, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है, आर वाई, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, आर। आर को यहाँ मल्टीप्लाई कर ले तो आर वाई इज इक्वल टू के आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये भी याद रखें, ये भी याद रखें। अच्छा, अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड को किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखें, ये ट्राइंगल है, ये आर वाई है, ये आर एक्स है, ये आपके पास आर है, यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। वो आपके पास है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, आर है, तो आर का स्क्वायर। बेस कौन सा है, एक्स है, तो आर एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये आपके पास आर वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू के आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये आपके पास किसके लिए फार्मूला है, मैग्नीट्यूड के लिए। अब आपको मुख्तलिफ एमसीक्यूज आएंगे। अगर आर एक्स और वाई है तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको आर दिया गया है, थीटा दिया गया है, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूँ। देखें, अगर हमें कहें ये आर वाई है, ये आर एक्स है, ये आपके पास आर है, दिस इज थीटा। हमसे ये थीटा मांगे कि थीटा निकाल लो, तो फिर बहुत ही सिंपल है, हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा बराबर है किसके, टेल पेंटेड ब्लैक। ये आपके पास बराबर है बेस डिवाइडेड बाय, सॉरी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। थीटा निकालो, थीटा इज इक्वल टू के टेंजेंट इनवर्स, परपेंडिकुलर कौन सा है, आर वाई, ये कौन सा है, आर एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू के टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो, एक मैंने इक्वेशन निकाला, आर एक्स इज इक्वल टू के आर कॉज ऑफ थीटा। अगर थीटा यहाँ पे आपके पास 0 हो तो इसका मतलब आर एक्स बराबर होगा आर के। अगर थीटा आपके पास 90 हो तो इसका मतलब ये है कि आर एक्स बराबर होगा 0 के। एक मैंने इक्वेशन निकाला, आर वाई इज इक्वल टू के आर साइन ऑफ थीटा। इसमें अगर थीटा आपके पास 0 हो तो आर वाई आपके पास 0 होगा। अगर थीटा आपके पास 90 हो तो आर वाई आपके पास आर के बराबर होगा। इसमें कोई कंपोनेंट सा नहीं होंगे। ये भी याद रखें, साइन 0 बराबर है 0 के, साइन 90 बराबर है 1 के, साइन 180 बराबर है 0 के, साइन 270 बराबर है -1 के, साइन 360 बराबर है 0 के। इस तरह अगर आप कास की भी लिख लें, कास 0 बराबर है 1 के, कास 90 बराबर है 0 के, कास 180 बराबर है -1 के, कास 270 बराबर है 0 के, कास 360 बराबर है 1 के। अब अगर आपको इस तरीके से चीज़ें गिवन है कि आपको कहें कि एफ ऑफ एक्स आपके पास 1 है, एफ ऑफ वाई आपके पास 1 है, तो थीटा निकाल लें। तो थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। थीटा बराबर है टेंजेंट
इनवर्स एफ ऑफ वाई 1 है, एफ ऑफ एक्स भी 1 है, तो इनसे आता है 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा एक चीज आप और अंडरस्टैंड कर लें, अगर वो आपसे पूछे कि आर वाई आपके पास मैग्नीट्यूड में कब बराबर होगा आर एक्स के, तो याद रखिए थीटा अगर आपके पास क्या हो 45 हो, लेकिन अगर ये निशान लगे हो मैग्नीट्यूड, अगर इस तरह हो कि आर वाई आपके पास कब बराबर होगा आर एक्स के मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये कभी भी बराबर नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में अगर थीटा 45 हो तो बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज ये बराबर नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है एडिशन ऑफ फैक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये एनालिटिकल मेथड की मैं अब बात कर रहा हूं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ये मेथड आपके पास एनालिटिकल है। ठीक है, मोर एक्यूरेट, लेस इंफॉर्मेशन इसमें इतने नहीं है। देखिए दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ये आपके पास आर है, इसको कंपोनेंट्स में ड्रा कर लो, आर वाई, ये आपके पास आर एक्स। ये मेथड अगर आप देख लें, ये आपके पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो किस तरह है कि मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, उसमें एक वेक्टर पड़ा है ए इस तरह, दूसरा एक्स वाई प्लेन है, उसमें वेक्टर बी पड़ा है इस तरह। हमें कह रहे हैं कि इस मेथड के जरिए इसको ऐड कर लें, तो हम किस तरह ऐड करेंगे? हम सिंपल पहले ए को लेंगे, दिस इज ए, फिर हम लेंगे बी को, दिस इज बी, ये हमारे पास क्या होगा? आर होगा। लेकिन इसमें मसला ये है कि हमने इस ए के भी कंपोनेंट्स ड्रा कर ले हैं। ये होगा आपके पास ए वाई, ये होगा आपके पास ए एक्स। बी के भी हमने कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं, ये होगा, ये थोड़ा इस तरह कर लें, ये होगा आपके पास बी वाई, ये होगा आपके पास बी एक्स। वही सेम मेथड है, पहले आपने ये निकालना है, ये ए वाई और यहाँ पे बी वाई, सॉरी ये एक्स है, ए एक्स बी एक्स, ये आपके पास ए वाई, ये वाला जो सामने वाला है ए वाई, ये आपके पास बी वाई। देखिए देखिए इस तरह होगा, अगर मैं इस आर के निकाले, ये होगा आर एक्स, ये होगा आपके पास आर वाई, तो आर बराबर है आर एक्स प्लस आर वाई के। आर इज इक्वल टू, आर एक्स किसके बराबर है? ए एक्स प्लस बी एक्स। आर वाई किसके बराबर है? ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, अच्छा अब अगर यहां पे हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो R इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर, यहां पे ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स
ए वाई बराबर होगा ए वाई प्लस बी वाई, और ये बराबर होगा ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, अच्छा अब आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। ये आपके पास एक इस तरह एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, दिस इज वाई प्राइम, दिस इज एक्स प्राइम। अब हमने इसमें थीटा जो है, अब एक चीज आप अंडरस्टैंड कर लें, इसमें अगर मैं इस तरह एक वेक्टर ड्रा कर लूं, आर वेक्टर, ये आपके पास होगा थीटा, ये आपके पास होगा पाई। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में, ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इसमें थीटा आपके पास बराबर होगा पाई के। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं कंपोनेंट्स में भी ड्रा कर लूं ना, वो वाला फार्मूला लिख लूं कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। इस क्वाड्रेंट में मैं कैलकुलेटर को अगर y दूंगा, x दूंगा, तो वो मुझे जो वैल्यू मुझे थीटा की देगा वही वैल्यू मुझे पाई की देगा। लेकिन इस क्वाड्रेंट में इसमें मसला है। किस तरह? अगर यहाँ पे एक वेक्टर है आपके पास आर वेक्टर, याद रखिए मुझे तो थीटा हमेशा x से लेना है ना, ये वाला मुझे ये थीटा रिक्वायर्ड है। लेकिन कैलकुलेटर को तो मैं जब वैल्यूज दूंगा तो देखिए ये हो जाएगा आर वाई, ये हो जाएगा आर एक्स। कैलकुलेटर मुझे ये वाला वैल्यू देता है, ये कैलकुलेटर मुझे पाई देता है और मुझे रिक्वायर्ड क्या है? थीटा। तो फिर कैलकुलेटर यहाँ पे आपके पास फेल हो जाता है। यहाँ पे y आपके पास पॉजिटिव है और x आपके पास क्या है? नेगेटिव है। ये आर वाई है, ये आपके पास आर एक्स है। अब हम इसके लिए एक मेथड निकालेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये थीटा कितनी होगी। कैलकुलेटर, मैं फिर से कह रहा हूँ, कैलकुलेटर को आप तो आर वाई देंगे, आप कैलकुलेटर पे क्या करेंगे? आप कैलकुलेटर पे टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स थीटा। आप कैलकुलेटर को ये वन देंगे, ये वन देंगे। कैलकुलेटर देखिए मैं इसको देता हूं टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइड बाय 1, ये मुझे देगा थीटा इज इक्वल टू 45। ये तो मुझे सॉरी ये पाई इज इक्वल टू 45। मुझे तो ये वाली वैल्यू रिक्वायर्ड ही नहीं है, मुझे तो ये वाली चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? अब मेरे पास एक मेथड है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ये टोटल आपके पास कितना आता है? 180। मैंने अगर थीटा फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? 180 टोटल कितना है? 180, 180 माइनस पाई। ये पाई जो है अगर इसको मैं पूरे 180 से निकालूंगा तो ये वाला पोर्शन मेरे पास रहेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस पाई को मैंने 1 वैल्यू दी है और 1 में कितना आ रहा है? 45। तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 45 अगर आप कर लेंगे तो इससे आपके पास मेरे ख्याल से 135 आता है। तो ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 135। ठीक है, 135 आता है। हेलो जी सर। अच्छा, अब अगर मैं आता हूं इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो थर्ड में भी मसला है। थर्ड में किस तरह का मसला है? इस तरह का मसला है। ठीक है, थर्ड में मेरे पास फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है। कैलकुलेटर क्या करेगा? अगर इसको मैं कंपोनेंट्स में स्प्लिट करूं, कंपोनेंट्स में ये यहां पे स्प्लिट कर लें, आपको तो ये वाली एंगल चाहिए, ये वाली।
या कैलकुलेटर आपको कौन सी देगा, ये वाली देगा। मेरी बात समझ लो, कैलकुलेटर को हमेशा चाहिए आप उस पर शिफ्ट लगाएं, टेंजेंट इनवर्स लगाएं, वाई भी दे दे एक्स भी दे दे, वो आपको हमेशा ये वाला थीटा देगा। आपको तो ये वाला रिक्वायर्ड है, मुकम्मल रिक्वायर्ड है। तो ये मुकम्मल अगर यहाँ तक मैं ले लूँ, ये कितना है टोटल 270 है। मैं अगर यहाँ पे ये थीटा निकालना चाहता हूँ तो थीटा इज इक्वल टू ये वाला एंगल आपके पास कितना है, पाई। ये पाई है, ये मुकम्मल यहाँ तक थीटा है। तो ये टोटल जो है 270 है। 270 से मैं क्या कर लूँगा, ये पाई माइनस कर लूँगा। तो थीटा इज इक्वल टू 270 माइनस पाई आपके पास है टेंजेंट इनवर्स, ये मैंने लिया है 1 तो थीटा इज इक्वल टू 270 और टेंजेंट इनवर्स 1 से क्या आता है 45। तो थीटा इज इक्वल टू 270 से अगर आप 45 निकाल दें तो 215, तो ये वाली वैल्यू 215 थी। ये टेबल हम इसी वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेटर आपको जितना थीटा देता है उतना ही पाई होता है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ में मसला है। फोर्थ में आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आपका वेक्टर है, आपको ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है मुकम्मल, आपको वो देगा कौन सा, ये वाला देगा। तो आपके पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस पाई। तो इससे आपकी वैल्यू जो है वो बन जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर को अगर हम वेक्टर के साथ जरब करेंगे तो उसके दो आंसर आ सकते हैं, या स्केलर आएगा या आपके पास वेक्टर आएगा। देखें, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, पहले आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है, दूसरा आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर को अगर आप वेक्टर के साथ जरब करेंगे और वो आंसर आपको स्केलर देगा तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं या इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर को अगर आप वेक्टर के साथ जरब करेंगे आंसर भी वेक्टर आएगा तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है, F डॉट इस हमारे पास बराबर है किसके, W के। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब हम जरब करते हैं उनसे वर्क आता है, वर्क स्केलर है और ये दोनों आपके पास क्या है, वेक्टर्स है। पावर को देख रहे हैं, पावर आपके पास बराबर है F डॉट P इज इक्वल टू F डॉट V। फोर्स और वेलोसिटी को जब हम जरब करते हैं तो इनसे आपके पास पावर आते हैं, इसमें भी कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। पाई इज इक्वल टू B डॉट A, इसमें देखें डॉट प्रोडक्ट है। पाई इज इक्वल टू E डॉट A, इसमें भी देखें डॉट प्रोडक्ट है। तो जिसके पास डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हम इस तरह लिखेंगे, F इज कॉज ऑफ थीटा, डॉट को रिमूव करेंगे कॉस थीटा लेंगे, यहाँ पे एफ वी कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पे बी ए कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पे ई ए कॉज ऑफ थीटा। जिसके पास डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करने के बाद हम इसके लिए कौन सा थीटा का इस्तेमाल करेंगे, कॉस थीटा। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, इसकी मिसाल टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ।
तो यहाँ पे क्रॉस है, ये दोनों वेक्टर्स है, आंसर भी वेक्टर आर। इसको रिमूव करने के लिए आर एफ साइन ऑफ थीटा, फिर एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम, इसको रिमूव करने के लिए आर पी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसमें एक एमसीक्यूज आती है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर है 1/2 mv²। हमें कहते हैं तो इसमें ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये मास स्केलर है, तो इससे वेक्टर क्यों नहीं आता? तो याद रखिए यहाँ पे v एक बार नहीं है, 2 दफा है। v डॉट v, इनसे जो v आता है वो स्केलर होता है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं और इनके प्रोडक्ट से आपके पास v क्या आता है? स्केलर। अब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं, फॉर एग्जांपल a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, अगर मैं थीटा को 0 पुट कर लूं तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, थीटा को 90 पुट कर लूं तो डॉट प्रोडक्ट मिनिमम आएगा, थीटा को 180 पुट कर लूं तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास नेगेटिव आएगा। अब ये सारे एमसीक्यूज मैं डिस्कस कर रहा हूं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 0, 0 से 0 पे ए डॉट बी आपके पास बराबर आता है ए बी के, 180 पे ए डॉट बी आपके पास बराबर होता है माइनस ए बी के, 90 पे ए डॉट बी आपके पास बराबर होता है 0 के। ये सारी प्रॉपर्टीज है। अब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप ले लें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, थीटा को अगर 0 पुट कर लें तो ए बी भी 0, थीटा को अगर 90 पुट कर लें तो ए बी बराबर होंगे, ए क्रॉस बी बराबर होगा आपके पास ए बी के, यहाँ पे ए क्रॉस बी 0, थीटा को अगर 180 पुट करूंगा तो ए क्रॉस बी आपके पास बराबर होगा फिर किसके? 0 के। ये सारे एमसीक्यूज है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस, इसका जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये ए है, ये आपके पास बी है, ये इनके दरमियान क्या है? थीटा। अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट बी आपके पास बराबर आ जाएगा किसके? ए बी कॉस, ये वाला फॉर्मूला था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा निकालना चाहते हो तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, यहाँ पे आपके पास होगा काज इनवर्स। यहाँ पे सिचुएशन क्या है? यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है। किस तरीके से अलग है? देखें, ये ए है, ये आपके पास बी है, इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं, ये आपके पास थीटा है, क्रॉस प्रोडक्ट मैं निकालना चाहता हूं। देखिए अगर यहां पे मैं करूंगा ना ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट, बी को मैं कंपोनेंट्स में स्प्लिट करूंगा, ये हो जाएगा बी वाई, ये हो जाएगा बी एक्स। अभी मैंने आपको कहा कि अगर मैं बी एक्स ले लूं, ए ले लूं, थीटा इनके सामने 0 होगा तो ये मैक्सिमम आएगा। अगर मैं बी वाई ले लूं तो ये आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका इफेक्टिव कंपोनेंट x है, इसका इफेक्टिव कंपोनेंट्स जो है वो आपके पास क्या है? x है। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं, देखें इसका अगर मैं डायरेक्शन फाइंड करना चाहता हूं, अगर मैं कर लूं a क्रॉस b, a क्रॉस b, तो जहां पे a है उससे मैं हाथों को घुमाऊंगा किसकी तरफ? b की तरफ। जहां पे मेरा थंब आएगा वो आपका क्या होगा? a क्रॉस b, ये आपके पास a क्रॉस b होगा। तो a क्रॉस b आपके पास बराबर है किसके? c के। ये जो नया वेक्टर आया इसको हम क्या बोलते हैं? c। ठीक है, हम इसके लिए कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे? राइट
हैंड रूल। राइट हैंड रूल का हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, हम सीधा करेंगे ए क्रॉस बी। ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। हम ए से अपने हाथों को घुमाएं, अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हम इस तरह घुमाएंगे, तो जो आपकी थंब आएगी आपके पास क्या होगी, वेक्टर होगी सी, वो आपके पास ये है। अब अगर कोई मुझे कहता है कि बी से ए की तरफ आ जाओ, तो फिर हाथों को मोड़ो इस तरीके से, थंब आपका नीचे आ रहा है तो आपके पास ये आएगा। ये अगर ऊपर है और ये नीचे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ए क्रॉस बी बराबर है माइनस सी के। अब इसमें एक चीज नोट करें, अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, अगर मैं ए डॉट बी कर लेता हूं तो ये आपके पास बराबर होगा बी डॉट ए के। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन उल्टा है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ, इस तरह है कि ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के। इसमें 180 का एंगल है। सर हाँ, सताशिवाय बी क्रॉस ए इक्वल न राजे न माइनस बी क्रॉस ए संग इक्वल देखें माइनस ए क्रॉस बी न राजे। ए क्रॉस बी को अगर मैं करूं तो उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ आता है, बी क्रॉस ए का कर लूं तो किधर आता है, नीचे। तो ऊपर और नीचे के दरमियान कितना एंगल आ रहा है, 180। ये दोनों आपस में अपोजिट है, एक अगर ऊपर आता है तो दूसरा किधर आता है, नीचे। तो इसके लिए मैंने कौन सा साइन लगाया है, नेगेटिव साइन। सही है सर, होता सुबर हुई करना चाहिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। हाँ, तो बी क्रॉस ए, हाँ माइनस बी क्रॉस ए की तो बराबर है ना। जी सर। अगर मैं इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखूं तो याद रखें, आई जे के। अगर मैं आई के साथ आई ले लूं, आई डॉट आई ये बराबर होगा 1 के, जे डॉट जे ये बराबर होगा 1 के डॉट के ये बराबर होगा 1 के। आई के साथ अगर मैं जे ले लूं, 90 का एंगल है, आई डॉट जे इज इक्वल टू cos ऑफ 90 0, के डॉट जे 0, के डॉट आई 0। इसका इसके साथ ले लूं 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0। इसके साथ अगर मैं कोई और आई ले लूं, थीटा 0 हो, ठीक है, आई डॉट आई ये बराबर है आई स्क्वेयर cos ऑफ 0। अगर मैं दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो ये 0, तो ये आपके पास आई स्क्वेयर 1 के बराबर है, तो ये आपके पास 1। अगर मैं सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो ये आपके पास 1, अपोजिट का ले लूं तो ये आपके पास किस चीज के बराबर होगा, 0 के। इसमें उल्टा है सिस्टम, आई जे के। अगर मैं आता हूं एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, आई डॉट जे ये बराबर है के, जे डॉट के ये बराबर है आई के, और के डॉट आई ये बराबर है किसके, जे के। अगर मैं इस तरीके से आ रहा हूं तो आपके पास पॉजिटिव होगा। अगर मैं इस तरीके से आता हूं, आई जे के, मैं इस तरीके से आता हूं, इस तरीके से, तो के डॉट जे माइनस आई, जे डॉट आई माइनस के, और आई डॉट के माइनस जे, ये आपके पास फिर माइनस आएगा। इस डायरेक्शन में आ रहा हूं माइनस,
इसमें आ रहा हूं प्लस। अब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट को कंपोनेंट्स फॉर्म में लेता हूं, पहले डॉट प्रोडक्ट का सीख ले कंपोनेंट फॉर्म। ये डॉट प्रोडक्ट का है, देखें ए डॉट बी ये बराबर है, यहां पे अगर मैं ले लूं ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, तीन कंपोनेंट्स मैंने लिए हैं ए के। यहां पे आई यूनिट वेक्टर, यहां पे जे यूनिट वेक्टर, यहां पे के यूनिट वेक्टर, फिर यहां पे बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर, बी जेड के यूनिट वेक्टर। इसका मैं कंपोनेंट फॉर्म ले लूं, वो आपके पास किस तरह होगा, देखिए ए डॉट बी, देखिए आई डॉट आई 1, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, फिर आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, फिर इसको कर लें ए वाई जे बी वाई जे 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 1, तो इसका मतलब ए वाई बी वाई, फिर ए वाई बी एक्स, ये जे डॉट आई है, ये आपके पास 0 आ जाएगा, ये भी आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मैंने कहा था कि आई के साथ अगर आई आ रहा है तो सिंपल 1, जे 0 के 0, फिर आई के साथ जे आ रहा, जे के साथ आई आ रहा है तो 0, तो सिंपल ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपसे किसी ने क्रॉस प्रोडक्ट का मांगा है, उसका निज़ाम थोड़ा अलग है। इसका किस तरह है, अब इसको समझ लें थोड़ा सा। देखिए कंपोनेंट फॉर्म में जब हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब आप इसको उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, इसका सिंपल मेथड है डिटर्मिनेंट का मेथड। यहां पे लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर है किसके, आई जे के, ये ए एक्स ए वाई ए जेड, ये बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसको कर लें, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई लिख लो, यहां पे ये खत्म करो ये खत्म करो, ए वाई ए जेड बी वाई बी एक्स, फिर दूसरा कॉलम फर्स्ट रो, ये माइनस आएगा, ये रूल्स है, फर्स्ट रो दूसरा कॉलम, ये खत्म करोगे ए एक्स लिखोगे, ये ए जेड, बी एक्स लिखोगे, ये बी जेड, फिर आप जाओगे के में फिर लास्ट वाला कॉलम फर्स्ट रो खत्म हो जाएगा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई।
अब इसका निकालो आई का, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई इंटू ए वाई बी एक्स, इसको आपस में जरा करो, माइनस ए जेड बी वाई, और यहां पे फिर माइनस जी यूनिट वेक्टर, इसको कर लो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, फिर इसको कर लो प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो आपके पास ये इसका कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास है कंकरंट फोर्सेस। कंकरंट फोर्सेस, कंकरंट फोर्सेस किसको कहते हैं? देखें, ये आपके पास एक पॉइंट है O, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट O। मैं आपको कहता हूं कि एक फोर्स यहां पे लग रही है F1, ठीक है, दूसरी फोर्स यहां पे लग रही है F2, तीसरी फोर्स यहां पे लग रही है F3। तो ऐसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन वो एक कॉमन पॉइंट के ऊपर गुजर जाए, इसका यहां पे गुजर रहा है, इसका भी यहां पे गुजर रहा है, इसका भी यहां पे गुजर रहा है, लाइन ऑफ, मतलब जो ये फोर्स लगा रहे हैं, और अगर इसका मैं लाइन ऑफ एक्शन ड्रा कर लूं जहां पे फोर्स लगा रहे हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे पास हो रहा है, तो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड कंकरंट फोर्सेस। कंकरंट के बाद आपके पास इक्विलिब्रेंट फोर्स है। इक्विलिब्रेंट फोर्स, देखिए मैं आपको एक और समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई एक ईंट का सूट है, एक लड़की इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, दूसरी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तीसरी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, देखें चौथी इस डायरेक्शन में, तो सबका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट से गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कंकरंट फोर्सेस हैं। इसके बाद आपके पास इक्विलिब्रेंट फोर्स है। देखें इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें, एक बंदा यहां पे फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन का, कितने न्यूटन का? 20, और दो स्टूडेंट्स जो है एक फोर्स यहां पे 10 का लगा रहा है, एक, या आप इस तरह कर लें कि एक यहां पे 10 का लगा रहा है, एक यहां पे 10 का लगा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये 10 और 10 जो है ये दो फोर्सेस हैं, ये एक सिंगल फोर्स को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। तो दो या दो से ज्यादा फोर्सेस जो एक सिंगल फोर्स को बैलेंस कर ले, इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेंट फोर्स। अब आपके पास टार्क है, व्हाट इज टार्क? ये आपके पास एक नट है, इसको आपने ओपन करना है अपने घर में रेंच के जरिए। आपके घर में कोई एक नट है, कोई एक पहिया है गाड़ी का, उसको कोई खोल रहा है इस तरह एक रेंच के जरिए। दिस इज अ रेंच। अब इसको अंडरस्टैंड करें, मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगाऊंगा तो ये इस तरह टर्न करेगा, और ये नट जो है ये इस लाइन के इर्द गिर्द घूमेगा।
तो जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो टर्निंग इफेक्ट शो करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। ये लाइन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। ये नट इस लाइन के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, और इन दोनों के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म, ठीक है। अच्छा, टॉर्क को हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके पास बराबर है आर क्रॉस एफ के। एफ ये फोर्स है, आर आपके पास मोमेंट आर्म है। क्रॉस प्रोडक्ट को हटाओ तो टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने रिमूव कर दिया। अब अगर ये जो फोर्स है और ये जो आर है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90, तो टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 90, तो टा इज इक्वल टू आर एफ, टार्क आपके पास मैक्सिमम आएगा। ये एक से एमसीक्यूज है कि टार्क विल बी मैक्सिमम इन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज 90। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपका मोमेंट आर्म भी ये है और फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, थीटा आपके पास 0 है, तो टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 0, तो टा इज इक्वल टू 0, टार्क आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब दो कॉन्सेप्ट्स और हैं टार्क में। अगर देखें, इस नट को मैंने इस तरह पकड़ा है, मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूं, इस तरीके से घुमा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के मुखालिफ सिमत में, तो इस केस में हम टार्क को पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन इज पॉजिटिव। अगर मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं घड़ी की सिमत में क्लॉकवाइज, तो फिर टार्क आपके पास नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, टार्क में क्रॉस प्रोडक्ट है और उसके साथ हम किस थीटा का इस्तेमाल करते हैं, साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टार्क 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, आर मोमेंट आर्म है, जितना ये ज्यादा होगा मोमेंट आर्म, यहाँ पे टार्क क्या प्रोड्यूस होगा, ज्यादा। टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, जितना ये फोर्स ज्यादा होगा, अगर 10 न्यूटन के बजाय 20 न्यूटन लगा दे तो फोर्स टार्क आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसके बाद फिर थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा का मैंने 2 बताया। अगर थीटा 90 है तो मैक्सिमम है, अगर थीटा आपके पास 0 है तो ये आपके पास मिनिमम है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। देखें, अगर एक बॉडी पे तमाम फोर्सेस का सम किसके बराबर हो, 0 हो, और उस पे तमाम टार्क्स का सम किस चीज के बराबर हो, 0 के, तो इसका मतलब यह है कि ये बॉडी किस में है, दिस बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास किस स्टेट में है, दिस इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी जो मेरा बोर्ड है इस पे एक फोर्स नीचे लग रही है, एक ऊपर लग रही है, ये तमाम फोर्सेस का सम किसके बराबर है, 0 के, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। अगर मेरा बोर्ड घूमता पंखी की तरह और मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा होता और आप इस तरीके से घुमा रहे हो, दोनों का देखें, ये आपके पास एक शीशा है, इसको टार्क यहां पे इस तरीके से लग रहा है और यहां पे इस तरीके से, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट टार्क किस चीज के बराबर होगा, 0 के, तो इसका मतलब ये बॉडी किस में है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम फिर 2 तरह है कि है, एक आपके पास स्टैटिक है और एक आपके पास डायनामिक है।
स्टैटिक, सिंपल सी बात है, इसमें बॉडी किस में होगी? रेस्ट में। इसमें बॉडी किस में होगी? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अच्छा, रेस्ट में फिर दो तरह के हैं, एक आपके पास है ट्रांसलेशनल, स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और एक आपके पास स्टैटिक रोटेशनल है। ट्रांसलेशनल की मैं अगर बात करूं, बॉडी अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0। स्टैटिक ट्रांसलेशनल के बाद आपके पास है स्टैटिक रोटेशनल। इसको अंडरस्टैंड करो। यहां पे मैंने लिखा है ट्रांसलेशनल में वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0। रोटेशनल में, इसमें लीनियर वेलोसिटी, रोटेशनल में एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 0, अल्फा 0, टार्क 0। अगर कोई पंखा रेस्ट में है तो स्टैटिक रोटेशनल, अगर कोई किताब रेस्ट में है तो स्टैटिक ट्रांसलेशनल। फिर इसमें भी दो हैं, एक आपके पास है डायनामिक ट्रांसलेशनल। डायनामिक ट्रांसलेशनल कौन सा है? सिंपल, वेलोसिटी अगर आपके पास कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये आपके पास स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। इसकी सिंपल मिसाल है पैराट्रूपर। पैराट्रूपर जब हवा से नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसकी एक्सेलरेशन इसमें कोई नहीं होता है, तो ये आपके पास डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। फिर आपके पास है डायनामिक रोटेशनल। डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंज है, इसमें ओमेगा कांस्टेंट होती है, एंगुलर वेलोसिटी। दो वेलोसिटीज हैं, कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करती है तो उसके लिए हम ओमेगा लिखते हैं, ट्रांसलेशन करती है तो इसके लिए हम वी लिखते हैं। चेंज इन ओमेगा बराबर होता है 0 के, अल्फा बराबर होती है 0 के, तो ये आपके पास कौन सी इक्विलिब्रियम है? डायनामिक रोटेशनल। और इसकी सिंपल मिसाल है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन, पंखा। अगर एक पंखा या एक पहिया जो है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से रोटेट हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये आपके पास क्या है? डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 के बराबर है तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। अगर सम ऑफ ऑल टार्क सम ऑफ ऑल टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल टार्क, तो ये आपके पास सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट कंडीशन में अगर इफ एक्सिस पर फोर्सेस लग रही है तो 0, अगर इफ वाई एक्सिस पर फोर्सेस लग रही है तो 0। यहां पे अगर टार्क एक्स एक्सिस पर लग रहा है तो 0, अगर टार्क वाई एक्सिस पर लग रहा है तो 0। फर्स्ट कंडीशन में फोर्सेस का जिक्र हम करते हैं, सेकंड में आपके पास टार्क का। इसमें फोर्सेस 0 होती हैं, इसमें टार्क 0 होते हैं। अगर दोनों को हम इकट्ठा एक जगह पे ऑब्जर्व कर लें तो ये आपके पास है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्या इस तरह पॉसिबल है कि अगर एक बॉडी जो है उसमें तमाम फोर्सेस का सम 0 के बराबर हो फिर भी इक्विलिब्रियम में ना हो? यस, हमने कहा है कंप्लीट इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन चाहिए, तमाम फोर्सेस का सम, तमाम टार्क का सम। ठीक है। अब इसका जो है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में पहली एमसीक्यूज है। नखकारी नसर ख्तारी। Two vectors lie with their tail at the same point
When the angle between them is increased by 20, their scalar product is the same magnitude but changes from positive to negative. क्वेश्चन ये है, दो वेक्टर्स है आपके पास, ये एक वेक्टर है, दिस इज ए, दिस इज बी, इनके दरमियान एंगल थीटा, पहले से कोई थीटा मौजूद है, मेरी बात सुने, पहले से कोई थीटा मौजूद है, उसको हमने 20 डिग्री और भी इंक्रीज कर दिया है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर इनका आप डॉट प्रोडक्ट ले लें ए डॉट बी, पहले का ले लें तो वो बराबर होगा किसका, बाद का, लेकिन माइनस ए क्रॉस ए डॉट बी के बराबर होगा। मेरी बात समझ लें, अगर मैं 80 ले लूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 80 ले लूं, इनसे आपके पास आंसर आएगा, जो भी आएगा ये पॉजिटिव होगा। अगर 80 के साथ मैं 20 और ऐड करूं तो ये आपके पास आएगा ए बी कॉज ऑफ 100, तो ये आपके पास नेगेटिव आएगा, लेकिन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, सेम। तो इसमें 80 वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद है द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल अनइक्वल में मैंने लिखा था आपको 3, मैंने लेक्चर में समझाया था। If the resultant of two vector each of magnitude a is also a magnitude of a, then the angle between the two vector lie 120। ये किस तरह है, हमें कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है a, और यहाँ पे एक आपके पास एक वेक्टर है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स ए वाई कॉज ऑफ थीटा। हमें कह रहे हैं कि a बराबर है ए एक्स के, ए एक्स बराबर है ए वाई के, तमाम आपस में बराबर है, तो इनके दरमियान एंगल कितना हो, तो सिंपल सी बात है, ये हमें गिवन नहीं है, हम 1 लेंगे, तो 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 1 1 इंटू कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, अब अगर मैं इस तरह करूं कि दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ये यहाँ पर भी मैं स्क्वायर ले लूँ, तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा, तो 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा, 2 को यहाँ पे लेके आओ, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 कॉज ऑफ थीटा, ये बन जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 कॉज ऑफ थीटा, डिवाइडेड बाय 2 2 कैंसल, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, थीटा निकालो, थीटा इज इक्वल टू के cos इनवर्स -1/2, ये आप कर लें कैलकुलेटर से, आपको देगा 120 डिग्री। इसके बाद आपके पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, हमसे इनका मैग्नीट्यूड मांग रहे हैं 2i प्लस j प्लस 2k, तो a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस a जो है वो 2 है, तो यहाँ पे लगाओ 2 का स्क्वायर, यहाँ पे सीधा j लिखा है, जो j का मतलब 1 है, और फिर आपके पास है 2k, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, तो a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 1 प्लस 4 9, तो a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये और ये कैंसल 3, तो इनसे 3 आंसर आएगा। फिर व्हेन f of x इज इक्वल टू 3 एंड f of y इज इक्वल टू 5, देन सॉरी f हमें दिया गया है 3, f of y मांग रहे हैं, f of x आपके पास है, f दिया गया है 5, f दिया गया है 5, f of x दिया गया है 3 न्यूटन, हमसे f of y मांग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है f of x इज इक्वल टू के f cos थीटा, f of y इज इक्वल टू के f sin थीटा। हम पहले ये या इस तरह भी निकाल सकते हैं, देखें f स्क्वायर इज इक्वल टू f of x स्क्वायर प्लस f of y स्क्वायर, हमसे मांग रहे हैं f of y, तो f of x को यहाँ पे लेके आओ, f स्क्वायर माइनस f of x स्क्वायर इज इक्वल टू f of y स्क्वायर,
तो एफ की जगह पे आप पुट कर लें 5 का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3 का स्क्वायर, और ये आपके पास एफ ऑफ वाई। तो 5 5 25 माइनस 3 3 9, और ये आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो अब अंडर रूट ले लें, ये और ये कैंसल, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 9 से क्या आता है 16, 16 का अंडर रूट लोगे तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू के 4। तो ये आपके पास बन जाएगा 4। ठीक है, अब इसके बाद है ये वाला एमसीक्यू बहुत लेंथी है, ये मेरे ख्याल से नहीं देगा, इसका आंसर आपके पास 30 है। इसके बाद इफ ए इज इक्वल टू 1.5, ए वाई इज इक्वल टू के -1। देखिए ए एक्स है 1.5, ए वाई है -1, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें y पॉजिटिव x नेगेटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो y जो है वो नेगेटिव है और x आप पॉजिटिव है, तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फिर इसके बाद है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 एंड 25 न्यूटन आर सिमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस। हमें कह रहे हैं कि एक बॉडी पर 20 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है। आप मुझे बताएं सिमल्टेनियसली कि इसका रिजल्टेंट कौन सा नहीं हो सकता है। आप सिंपल अंदाजा लगा लें, एक बार प्लस में ले लें 20 + 25 70, एक बार माइनस में ले लें 50 - 20 से क्या आता है 30। इसका आंसर 70 और 30 के दरमियान होना चाहिए। अगर इनसे कोई कम आ गया या ज्यादा आ गया तो वो आपके पास आंसर नहीं हो सकता है। 30 भी इसमें है, 70 भी इसमें है, 40 भी इसमें है, 20 जो है उसमें नहीं है, तो 20 जो है वो आपके पास पॉसिबल नहीं है। If the dot product of two non-zero vector a and b is 0, then the magnitude of their cross product। हमें कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स हैं, उसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है a डॉट b, वो बराबर है ए बी इंटू कॉज ऑफ कोई थीटा हमने डाला है, ठीक है, वो नॉन जीरो है। सिंपल, कोई भी थीटा हमने डाला है वो नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास किसके बराबर होगा, वो जीरो के होगा। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं है तो मस्ट बात है कि क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, जीरो। इसके बाद है ये भी लेंथी है, ये आप ट्राई कर ले, ये भी ट्राई कर ले, ये डायग्राम्स है इसमें। हाँ ये मैं करवा लूंगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। याद रखें ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड आपके पास कब बराबर होगा ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अगर ये निशान लगे हो थीटा अगर 45 हो तो फिर ये बराबर हो सकते हैं। अगर ये निशान ना लगे हो, इस तरह लगे हो, तो फिर आपके पास बराबर नहीं हो सकते हैं। फिर इसके बाद है व्हाट इज द, इसमें डायग्राम है, डायग्राम वाले एमसीक्यूज जो है वो अक्सर नहीं आते हैं। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। क्या काफी कार बस दा डेर दें।